अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 मनी, जो कि आपकी क्लास 12th इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है एनसीईआरटी से, बट वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम संदीप गर्ग बुक से, क्योंकि उसमें थोड़ा क्रिस्प और अच्छे से बताया जाता है, दैट्स व्हाई. नाउ फोकसिंग ऑन द इंट्रोडक्शन, बेसिकली मनी होता क्या है. देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन गिवन ऑफ मनी येट. योर मी येट अभी तक नहीं दी है, बट लेटर ऑन वी विल गेट टू नो आफ्टर नोइंग द फीचर्स. पहले जानेंगे मनी होता क्या है, क्या बेसिक पर्पस क्या है, क्या नहीं है. विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, तो मनी को पढ़ाने से पहले आपको पता होगा मनी से पहले क्या था. मनी से पहले था बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? ओके, डेफिनेशन. बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान की अदला बदली फॉर गुड्स. यानी कि मैंने एक सामान दिया तो बदले में मेरे को भी एक सामान मिल रहा है. अब मुझे शूज़ चाहिए तो मैं बदले में भी तो कुछ दे रही हूँ ना, बुक्स दे रही हूँ लेट्स से. ठीक है, तो ये सामान का आदान प्रदान करना इस बार्टर सिस्टम. ठीक है, और वो इकनॉमी जिसके अंदर डायरेक्ट बार्टर हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसको बोलते हैं बार्टर इकनॉमी या सी इकनॉमी. सी का मतलब कॉमोडिटी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकनॉमी, यानी कॉमोडिटी मैंने दी, कॉमोडिटी मैंने दी. ये वाला जो एक्सचेंज हुआ है इसको सी इकनॉमी बोलते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ द डेफिनेशन. अब वी विल कम टू नो कि भाई बार्टर सिस्टम तभी काम कर सकता है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है? यानी कि मान लो मुझे चाहिए शूज़, ठीक है, बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि सामने वाले को भी बुक्स चाहिए. क्या पता उसे बदले में वीट चाहिए हो, है ना. तो ये चीज़ हमें नहीं पता कि उसे क्या, क्योंकि उसे बदले में बुक्स ही चाहिए. अब मेरे पास वीट देने को तो नहीं है, मेरे पास बुक्स ही है, अब क्या करें. तो ये ज़रूरी है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो. यानी मैं शूज़ दे रही हूँ तो ये ज़रूरी है कि उसको भी फिर मुझसे बुक्स जो मेरे पास है वो चाहिए हों, क्योंकि अगर वो चाहिए ही नहीं होंगे तो वो क्यों देगा मुझे अपने शूज़, है ना. ओके, अब हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज. ठीक है, अभी ये तो कुछ अभी तक इम्पॉर्टेंट नहीं है, होगा तो आई विल टेल यू. बाकी लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज. ठीक है, पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. हर बारी ज़रूरी नहीं होता कि आपके डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो जाए. ठीक है, सेकेंड इज़ लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. क्या मतलब है कि अब मैं उससे शूज़ ले रही हूँ सामने वाले से, लेकिन मैं बदले में कितने बुक्स दूँगी. मैं शूज़ के बदले में 5 बुक्स देने को रेडी हूँ, बट वो तो मेरे सामने वाले जिससे मैं एक्सचेंज कर रही हूँ उसको तो चाहिए 7 बुक्स. अब किसको क्या पता कितनी क्वांटिटी बेटर है ना. 5, अब जो जितना शूज़ है हमें क्या पता वो शूज़ की कितनी बुक्स की वैल्यू है ना. तो अब हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे कॉमन मेजर नहीं होता, वैल्यू मेजरमेंट, वैल्यू करने का मेजरमेंट नहीं होता था. ठीक है, नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. यानी कि हम यूँ नहीं बोल सकते कि तो मुझे लेट्स से मेरे पास वीट है, वीट छोड़ो, मेरे पास मिल्क है. ठीक है, मेरी डायरी है और मैं मिल्क बेचती हूँ. ठीक है, और सामने वाले को मुझसे चाहिए मिल्क. ठीक है, बट मुझे सामने से चाहिए क्या, शूज़. ठीक है, तो अगर मैं उससे शूज़ दे रही हूँ, मैं उससे शूज़ ले रही हूँ, मेरे पास अभी जो मिल्क है, ठीक है, लेट्स से मेरे पास स्टोर्ड है. ठीक है, मैं उसे ये नहीं बोल सकती कि तुम मुझसे बाद में कभी ले जाना उस दूध को, उस स्पेसिफिक दूध को. ठीक है, नॉट लाइक लेट्स से मेरे पास डायरी नहीं है, मेरे पास काऊ वगैरह नहीं है. ठीक है, मेरे पास बस एक्स्ट्रा दूध स्टोर हो रखा है बहुत ज़्यादा, एंड आई नीड टू सेल इट, और उसके बदले में फिर मेरे को कुछ लेना भी तो है अपनी वांट पूरी करने के लिए. तो लेट्स से मैंने शूज़ परचेज़ कर रही हूँ, तो जो मिल्क है आई कांट से कि मैं उसे फ्यूचर में दे देती हूँ. जैसे पैसा है, हम यूँ नहीं बोल देते कि हाँ मैं आपको 1 महीने बाद पे कर दूँगा, राइट. हम मिल्क को नहीं बोल सकते कि मैं आपको 1 महीने बाद पे कर दूँगा, उसके बाद तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, राइट. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं. नेक्स्ट, हाँ जी, और ये भी बात है कि बोरोअर उतनी क्वालिटी का फूड, मतलब वही है बात. द कॉमोडिटी टू बी रीपेड में लॉस और गेन. हाँ जी,
वही बात है, ठीक है, यू कैन गिव इट अ रीडिंग। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि जैसे पैसे हैं, पैसे तो हम स्टोर कर सकते हैं ना, पैसे हम ऐसे अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कैन वी स्टोर द मिल्क वगैरह? नहीं ना, हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, कुछ टाइम में हमें उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। अब लेट्स से मेरे पास मिल्क है, वो एक्सेसिव है ना, आई वॉन्ट टू सेल इट एंड गेन समथिंग, मेरी वांट भी इच्छा पूरी हो जाए और मैं जो एक्सेस मिल्क है उसको भी बेच दूँ। बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि लोग क्या बोलते हैं, मैं उसे फ्रिज में रखूँगी, भाई कितने दिनों तक रख लूँगी। अब मेरे को उसी टाइम पे एक क्या बोलते हैं बायर मिल जाए या जो मेरे से एक्सचेंज करने को रेडी हो, पॉसिबल तो नहीं है ना। इसलिए, बस इसीलिए, क्योंकि सेम टाइम पे ऐसे पॉसिबल नहीं होता, तो मैं अपने जो बेसिकली फूड आइटम्स होते हैं इसमें, तो कि मैं उनको स्टोर करके नहीं रख सकती ना, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आई। तो ये 4 प्रॉब्लम्स थी जिनसे प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट वी कम टू फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? अब वही सेम चीज़ है, इसके 2 टाइप के फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में पहला यही आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मनी के लिए क्या बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए या कुछ चाहिए, नहीं, हमें एक्सचेंज करना है, कुछ करना है, हम पैसे के बदले पैसे से कर सकते हैं, है ना, कि मैंने पैसे दिए, मेरे को सामान मिला, उसको मेरे से कुछ चाहिए बाय चांस, तो भाई वो मेरे को पैसे देगा, मैं उसे सामान दूँगी, राइट, पैसे से होगा, ठीक है। ये एक हमारे पास सिस्टम आ गया कि भाई पैसा एक मेडियोकर है, हम पैसे से दे के बात संभाल सकते हैं। जैसे पिछली बारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था बार्टर सिस्टम में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें वेट करना पड़ेगा कि हमें कोई वही नीड का कोई इंसान मिल जाए या कुछ हो जाए, है ना, हमारे पास एक क्या मिल गया, साधन मिल गया, ठीक है, ईजी मेथड। नेक्स्ट वी कम टू मेजर ऑफ वैल्यू। अब मेजर ऑफ वैल्यू वही है कि जैसे बार्टर सिस्टम में हमारे पास मेजर ऑफ वैल्यू हम तोल नहीं सकते थे कि शूज़ के बदले कितनी बुक्स थे, अब हमारे पास प्राइस लिखा होता है कि बुक्स इतने की है और शूज़ इतने के हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू है, लिखी हुई वैल्यू है, गवर्नमेंट ने बता रखा है 1 रुपया कितने के बराबर है ना, और चीज़ों की कितनी वैल्यू होती है, वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट, और फिर उसी के हिसाब से हम स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू, तो ये हो गए प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शंस, अब ये भी हमने समझाई हुई ऑलरेडी। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स हम कर सकते हैं इससे, है ना, और क्या बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मिल्क है जैसे, या कोई भी फूड आइटम है, मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरे को स्टोर करना पड़ेगा, पहले मुझे कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसकी मेरी जैसी वांट्स हो, तब तक मैं स्टोर करके कैसे रखूँगी मिल्क को, वो ख़राब हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसको मिल्क चाहिए मुझसे वो अभी लेगा और मेरे को स्टोर करने की भी उसको नीड नहीं पड़ेगी। आई कैन स्टोर माई मनी इंस्टेड, राइट, और पैसे को, उस पैसे को फिर मैं फ्यूचर में जब भी मेरे को मान लो कोई और मेरे को अपनी वांट पूरी करनी है, मैं पूरी कर सकती हूँ। तो यही सेकेंडरी फंक्शंस हो गए, ठीक है। दोनों को रिलेट करते हुए यू कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी क्विक मैनर, ठीक है। अब वी कम टू मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अब ये सारी वही सेम चीज़ जो हमने पढ़ाई इन कंपैरिजन, ठीक है। आगे है डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होता है। मनी, अब जितने भी इसके कंपोनेंट्स थे अभी प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस दोनों को ना मिला, मतलब दोनों 4 फंक्शंस है ना बेसिकली, तो इन चारों फंक्शंस को, चारों कंपोनेंट्स को मिला दो और एक डेफिनेशन बना दो, दैट्स इट। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड, यानी लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, है ना, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो यही क्या है, मनी है, ठीक है। अब लीगल डेफिनेशन क्या होती है मनी की, लीगली मनी क्या होता है, ठीक है। ओके वेट, ये पावर बूस्ट नहीं आपके सिलेबस में है आई गेस, क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू द बुक ऑफ दिस ईयर ओनली, तो इसमें है, ठीक है। अब लुक एट दिस, वेट लेट मी चेक, ये 2026 की ही प्रिंटेड होनी चाहिए मेरी बुक, तो बाकी
येस, अकॉर्डिंग टू मी येस इट्स देयर इन सिलेबस। तो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी मैं वैसे बता देती हूँ। लीगल डेफिनेशन, लीगली मनी क्या होता है? जो लॉ ने कह दिया मनी है वो मनी है। लॉ ने कह दिया ये पत्थर मनी है तो ये पत्थर मनी माना जाएगा। जो लॉ कहेगा मनी है वो मनी है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट्स, अपने डेब्ट्स यानी कोई भी खर्चा करना है या कोई और चीज़ ख़रीदनी है या अपना कोई लोन ले रखा है उसको पूरा करना है, कुछ भी उसकी पेमेंट करने के लिए जो हम लीगली यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लीगल टेंडर मनी। अब दो तरीके के होते हैं लीगल टेंडर मनी, ठीक है। पहला होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि अब इसके अंदर आता है कि जैसे कि कुछ लिमिटेड लीगल टेंडर यानी कुछ लिमिट तक ही आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कॉइन्स है, कॉइन्स अब आप यूँ तो नहीं कि 1 मिलियन रुपीज़ आपको देने हैं और फिर आप 1 मिलियन एक एक रुपए के ऐसे कॉइन दे रहे हो, इंसान काउंट कर करके थक जाएगा। एंड ऑफ कोर्स भाई एक लिमिट होनी चाहिए ना, वो कब तक ऐसे काउंट करेगा कि आप पता आपने कोई हेरा फेरी कर दी, पता भी नहीं चलेगा इतने सारे सिक्के कौन गिनता बैठेगा, है ना। तो एक लिमिट होनी चाहिए, 1 लाख भी बहुत होता है ना, तो एक लिमिट होनी चाहिए। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 कॉइन्स सिर्फ 1000 रुपये तक आप ख़रीद सकते हैं, मतलब लेना एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लोग एक्सेप्ट करेंगे उसे 1000 रुपये तक, 1000 के ऊपर हर कोई आपको मना कर सकता है उस पैसे को लेने के लिए, ठीक है। नाउ अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, ठीक है। मैंने लीगल टेंडर में भी 2 बताए थे, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होता है कि भाई पैसा है, पेपर नोट जो होता है ना, उसको आप कितना ही यूज़ करो, किसी को दो, कोई कभी मना नहीं कर सकता है, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है उसे लेने के लिए। सेकंड, अब लीगल टेंडर के अपोजिट क्या आएगा, नॉन लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं, यानी कि वैसा मनी जो एक्सेप्ट तो किया जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक्सेप्ट करे ही करे उसको, वो मना भी कर सकता है कि मुझे ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं, मुझे आप कैश में दो, है ना। जैसे कि चेक होते हैं, हम किसी को चेक दे रहे हैं तो वो लीगली एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उसे एक्सेप्ट करना ही करना है। वो आपको अगर कैश में देने को बोलेगा तो यू हैव टू गिव इट इन कैश, क्योंकि ही इज़ नॉट रॉन्ग, द वन रॉन्ग हेयर, वो उसकी मर्ज़ी है। या बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, वी कैन नॉट डू एनी ट्रांजैक्शंस विद देम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बैंक मनी क्या होता है। ओके, बैंक मनी भी एक शॉर्ट इन्होंने बता रखा है। बैंक मनी होता है कि जो भी डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो अपने लोगों से, कमर्शियल बैंक जितनी भी होती हैं वो लोगों से क्या करती हैं, पैसे स्टोर करती हैं, उनके इंटरेस्ट वगैरह लेती हैं, है ना। तो जो भी डिमांड डिपॉजिट्स लोग उनको सबमिट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बैंक मनी। जैसे नाम समझा रहा है वही बैंक मनी होता है। और बैंक मनी को हम नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन लीगल टेंडर मनी का दूसरा नाम ही ऑप्शनल मनी है कि मर्ज़ी है लेना है कि नहीं, है ना। अब नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई वो होता है यानी कि टोटल पैसा पब्लिक के पास इस दौरान, इस इकनॉमी में इस दौरान कितना है, यानी इस पीरियड ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इकनॉमी में, इंडिया की इकनॉमी में, लेट्स से इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया की इकनॉमी में टोटल पैसा कितना है, पब्लिक जितने के पास जितना है वो टोटल कितना है, तो दैट इज़ मनी सप्लाई। अब इसके फीचर्स होते हैं, इस मनी सप्लाई का मतलब होता है मनी जो पब्लिक ही होल्ड करती है, ठीक है। इंडिविजुअल या बिजनेस फर्म, कंपनी वगैरह जितनी भी है वो जो होल्ड करती है, ठीक है, उस पैसे को काउंट करेंगे, वो नहीं जो गवर्नमेंट के पास होता है या बैंकिंग सिस्टम्स के पास होता है या जैसे RBI नोट छापता है, ऐसे वैसे ये जो चीज़ है ना उनको नहीं काउंट करेंगे। जो लोगों के हाथ में पैसा है ना हम उसे ही काउंट करेंगे, हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, ठीक है। एंड इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, अभी कितना पैसा है जनता के पास, ठीक है, क्योंकि बाद में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो अभी के टाइम की बात करते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ ओके वेट, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई आ गया सीधा, कॉम्पोनेंट्स नहीं बताया यहाँ पे, देयर सम मिसप्रिंट या मिसिंग इन दिस बुक जिससे मैं रेफरेंस ले रही हूँ, बट स्टिल आई टीच यू। कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, ठीक है। करेंसी विद पब्लिक, ठीक है, जो
पैसा लोग हेल्ड करते हैं, चाहे 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 500 रुपये, 200, 100 रुपये, ठीक है। ये जितने भी पैसे हैं, पेपर नोट्स हैं या कॉइन्स है जो लोग होल्ड करती है, ठीक है, इसको कहते हैं लीगल टेंडर मनी, है ना। और इस करेंसी मनी को, इस करेंसी ये जो लोगों के पास होती है, इसको हम फियाट मनी भी कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि फियाट मनी क्या होता है ना। तो फियाट मनी यही होता है। सेकेंड इज़ डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है कि वो पैसा, या फिर इसे बैंक मनी कह लो डिमांड डिपॉजिट को, कि वो पैसा जो पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास छोड़ के जाती है। यानी मान लो मैंने अपने अकाउंट में इतने पैसे डाल रखे, तो मैं कभी भी जाऊंगी, मैं चेक से इशू करवा के अपने कभी भी पैसे जो हैं निकलवा लूँगी, है ना, निकलवा सकती हूँ। सो दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। अब ये हो गया डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट इज़ ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड, यानी कि अभी के टाइम पे कितना पैसा है, लेट्स से इंटर बैंक डिपॉजिट्स, यानी कि इंटर बैंक्स जो होते हैं। अब इंटर बैंक्स क्या होते हैं, वो डिपॉजिट्स जो बैंक होल्ड करती है दूसरे बैंक के बिहाफ पे। लेट्स से सेंट्रल बैंक होल्ड कर रही है सारी कमर्शियल बैंक्स के बिहाफ पे, तो उस डिपॉजिट को हम कहते हैं क्या, इंटर बैंक। तो इंटर बैंक मनी नहीं आएगा, वो तो बैंक का पैसा है ना, बैंक का आपस में लेन देन है, हाँ, पब्लिक से को थोड़ी वास्ता है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स वही होता है। अब सच डिपॉजिट्स डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, हो गया। अब नेक्स्ट इज टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। टर्म डिपॉजिट भी नहीं होता। अब टर्म डिपॉजिट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट बेसिकली होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि कुछ टर्म के लिए जो डिपॉजिट्स करते हैं हम। लेट्स से मैंने अपना एक अकाउंट खोला, एंड एक वो नहीं होते वैसे टाइप के अकाउंट्स जिनमें हम पैसे भरते हैं एंड एक फिक्स डेट होती है, उससे पहले हम अपना पैसे नहीं निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स, राइट, FDs, राइट। और कुछ टर्म के डिपॉजिट्स होते हैं कि इस टर्म के बाद 5 साल के बाद मैं अपना सारा पैसा जितना भी कलेक्टेड करूँगा उतना निकालूंगा, उससे पहले निकाल पाऊँ, ठीक है। या टर्म डिपॉजिट्स और भी तो मतलब बेसिकली टर्म डिपॉजिट समझ गए ना। तो टर्म डिपॉजिट्स भी काउंट हम नहीं करते हैं मनी सप्लाई में। नाउ व्हाट इज़ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। M1, M2, M3, M4 पढ़ेंगे अब आप इसके अंदर। अब नाउ व्हाट इज़ दिस, ठीक है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1967 से 68 के बीच में अपना मनी सप्लाई को कैसे काउंट करते हैं वो चीज़ ऐसे शुरू करी, ठीक है। M1 जो होता है वो बेसिक कंपोनेंट होता है पहला, और बेसिक मेजरमेंट होता है। ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म का होता है, यानी पैसा लिक्विड फॉर्म से आप क्या समझते हैं कि वो पैसा जो आप कभी भी सेकंड्स में लेन देन के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे पैसा है, कैश है, हम कभी भी लेन देन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब चेक्स है, बैंक में अकाउंट है, पहले निकलवाना पड़ेगा, या मे बी आपको ट्रांसफ़र वगैरह ऐसे वैसे करवाना पड़ेगा, है ना। तो वो जो है वो कम लिक्विड पैसा होता है ना। तो ये मोस्ट लिक्विड M1 जो होता है, M1 तरीका मनी सप्लाई को काउंट करने का, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड मेजरमेंट होता है मनी सप्लाई का। इसके अंदर जस्ट लर्न द फार्मूला एंड दैट्स इट। फार्मूला इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M1 को हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पैसा या कॉइन्स। अब सेकेंड इज M2। M2 क्या होता है, अब M2 इज़, वेट वेयर इज़ इट, गिवन इन द बुक। हाँ ये देखो अब दिखाया हुआ, मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। अब है M2 की बारी। M2 इज़ इक्वल टू M1, यानी M1 में जितना भी कंटेंट था प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। M3 क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। M4 का फॉर्मूला होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग NSC। तो ये हो गया अपने 4 फार्मूलाज विच यू हैव टू लर्न। सब में M1 आ रहा है, ओके वेट, एक्सेप्ट द M4 में M3 आएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स M1 तो फिर M3 आ रहा है तो M1 भी आ ही रहा है। नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मनी सप्लाई, ठीक है। अब M1 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म होता है पैसे का, मनी सप्लाई का। M4 सबसे कम लिक्विड फॉर्म हो गया, ठीक है। M3 जो होता है
उसे हम यूजुअली वाइडली मतलब मेजरली हम उसे यूज़ करते हैं मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए। इसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी भी बोला जाता है, ठीक है। M1 और M2 जो होते हैं उनको नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, और मतलब कि मनी के सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि छोटे लेवल पे हैं। M3 M4 होते हैं बहुत ब्रॉडर लेवल, पूरे नेशन के बारे में, पूरी हर चीज़ के बारे में सोच के ऐसे उसमें लिखा होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स M4 को ही देख लो, M1 भी इंक्लूडेड है, M3 भी इंक्लूडेड है, उसके सारे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स इंक्लूडेड है, फिर M4 का अलग कॉम्प्लीमेंट इंक्लूडेड है ना। तो ये काइंड ऑफ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब RBI अब हमेशा जो है मनी सप्लाई कितनी है इंडिया में, हर बारी ऐसे इशू करती है, रिलीज़ करती है, ठीक है। इशू बोल रही हूँ, रिलीज़ करती है। अब यू डोंट नीड टू वरी कि भाई करेंसी विद पब्लिक कैसे निकालते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक कैसे निकालती हैं, कुछ नहीं निकालना आपको। ऐसे करके जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, आपको ऑलरेडी गिवन होगी वो लिस्ट पूरी। यू जस्ट हैव टू सी कि कितना कितना है, कैलकुलेट करना है प्लस 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 करके, एंड देन यू विल गेट द आंसर। इसमें एक और चीज़ थी विच इज़ हाई पावर मनी कितने। तो हाई पावर्ड मनी ना और थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें मनी सप्लाई तो है ही, इसमें ना गवर्नमेंट और RBI जो पैसा इशू करती है उसको भी देखा जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ होती है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड सेकेंड इज कैश रिजर्व्स विद द बैंक। तो दोनों में ये कॉमन है कि लोगों का पैसा तो दोनों में देख रहे हैं, मनी सप्लाई में भी देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं, लेकिन हाई पावर्ड मनी में कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स भी हम देखते हैं। इसीलिए H यानी हाई पावर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर।